So hello everyone. So computation of taxable income. In the last lecture we are done with the first question. Today we have to start with the second question. That is Stella, widow of Mr. Aryan, supply the following information for the assessment year 2020 और 2021 में. तो हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है उसकी ही बात चलेंगे, पहले का बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपको कंप्यूट करना है आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, मतलब उसका आपको कंप्यूट करके बताना है. सो यहाँ पे आपको तो पहले पूरा सम पढ़ना पड़ेगा. सम पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो उसका कितना इनकम है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे बताया है, स्टार्टिंग से लोगों ने बोला है कि शी हैज ए 2 हाउस प्रॉपर्टी. मतलब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना तो आइडिया आ जाएगा कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आने वाला है. ठीक है, so यहाँ पे she has 2 house property. First is self occupied, second is let out for the month, 10,000 per month. Municipal tax paid for the first house is rupees 5,000 and that for the second house is rupees 3,000 and interest on loan for the second house is rupees 22,000. यहाँ तक ये जो भी है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा. मतलब आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं. That is gross annual value less municipal tax. So you will get a net annual value after deduction. There are two deductions called standard deduction 30% you will get and the interest on housing loan you will get over here. Out of that you will get an income from house property. तो ये नॉर्मल सम है, आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, आपको यहाँ पे जीएवी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फेयर रेंट वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, बट आपको रेंट अमाउंट दिया हुआ है क्योंकि 2 घर है. एक घर आप खुद रहते हो और दूसरा घर आपने भाड़े पे चढ़ाया. तो खुद रह रहे हो तो वहाँ पे आपको इनकम तो नहीं आएगा, तो वो पूरा नील हो जाएगा. तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एन इन्फो दिया हुआ है. लेकिन सेकेंड अगर हाउस देखोगे अगर आप तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट मिल रहा है. तो नॉर्मल आप जो भी रेंट रहेगा इज इक्वल टू योर जीएवी का अमाउंट. दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12. तो आपको जीएवी का अमाउंट कितना मिल जाएगा 1,20,000. जब भी फुल फ्लेज सम आएगा ना तो ये लोग इंडिविजुअल चैप्टर्स में आपको इतना कुछ ट्रिकी नहीं देंगे बिकॉज नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी के हम लोग ने जो सम किए हैं उसमें हम लोग ने जीएवी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखा. तो उसमें हम लोग को सब कुछ दिया था, फेयर रेंट दिया था, म्युनिसिपल वैल्यू दिया था, वो सब दिया था. बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी दिया हुआ नहीं क्योंकि हम लोग ओवरऑल सम करते हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पे नॉर्मल कैलकुलेशन करना है. ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो आपको सॉल्व करना होगा और मुझे आप लोग बताओगे कि अमाउंट कितना आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से. लेट आउट का अमाउंट दिया हुआ है 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 करो. सो यू विल गेट योर जीएवी का अमाउंट दैट इज 1,20,000 ओवर ईयर. आउट ऑफ दैट अगर आप देखोगे बाद में यहाँ पे तो म्युनिसिपल टैक्स भी आपने पे किया है. पहले घर का जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है दैट इज 5,000 है और दूसरे घर का 3,000 है. लेकिन पहला घर तो आपने खुद के लिए ऑक्यूपाइड किया हुआ है ना. जब पहला घर आपने खुद के लिए ऑक्यूपाइड किया हुआ है तो आप इसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर सकते, तो आपको इसको इग्नोर करना है. सेकेंड आपको बोला है कि ये जो सेकेंड हाउस है दैट इज 3,000 रुपीज जो है वो आप माइनस कर सकते हो बिकॉज एसओपी मुझे कमा के नहीं दे रहा है, एलओपी मुझे घर कमा के दे रहा है. तो जब मुझे घर कमा के दे रहा है आप म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे माइनस कर सकते हो. तो क्या करोगे 1,20,000 माइनस 3,000, सो यू विल गेट ओवर हियर दैट इज 1,17,000. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो 1,17,000 पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो. उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करना है. तो आपको वो भी बताया हुआ है कि आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है सेकंड हाउस का. फर्स्ट हाउस का तो कुछ बोला ही नहीं है तो वो तो नीली आएगा. सेकंड हाउस का बोला है दैट इज 22,000 आपने हाउसिंग लोन पे किया है. तो आप वो अमाउंट माइनस कर सकते हो. तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा. तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, आप लोग सॉल्व करके मुझे बता देंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो शी इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड. शी इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड. फॉलोइंग टर्म्स वगैरह दिया हुआ है. मतलब यहाँ पे आपको वो भी यहाँ मतलब वर्किंग विद बोला है मतलब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी भी होगा. आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ रहा है. सो इनकम फ्रॉम सैलरी भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए भी ये लोग ने ज्यादा कुछ दिया नहीं है. बेसिक सैलरी दिया है वो भी पर एनम का अमाउंट दिया है दैट इज 1,60,000. डायरेक्टली आपको आउटर कॉलम में अमाउंट दे दिया है 1,60,000. नेक्स्ट है 1,24,000.
और एचआरए आपको दिया है 96,000। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, सीधा बाहर के कॉलम में आपको लिखना है। 1,60,000 फुल्ली टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंस जिसको हम लोग डीए बोलते हैं 1,24,000 वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, वो भी पर एनम है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है, डायरेक्टली दिया हुआ है। उसके बाद आपको एचआरए दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा एचआरए का हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हम लोग ये सब में कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक तो जगह नहीं बताया है कि कौन सी जगह पे आप यहाँ पे मतलब कहाँ पे, कौन सी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे आपका, वो नहीं बताया आपको बिजनेस कहाँ पे, और एक्चुअल आपने रेंट पे किया है वो भी आपको नहीं बताया। मतलब आपकी कंपनी आपको एचआरए दे रही है माना, लेकिन क्या आपने रेंट पे किया है क्या? कभी आपने रेंट पे किया ही नहीं है। तो जब आपने रेंट पे नहीं किया है दैट मीन्स आपका ये एचआरए का जो अलाउंस आपको मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस 96,000, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्योंकि ये आपको कभी काम आएगा जब भी आपने एक्चुअल रेंट पे किया होगा, तो हम लोग कैलकुलेशन दे सकते हैं। बट आपने एक भी घर के लिए पैसा दिया ही नहीं है, आप खुद के घर में ही रह रहे हो ऊपर वाले घर में, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी तीन ही अमाउंट है, 1,60,000, 1,24,000 एंड 96,000। तो तीनों का अमाउंट का टोटल ले लो। जो भी अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। उसमें से डिडक्शन माइनस करो, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे एक अमाउंट मिल जाएगा। अगर तीनों का टोटल करोगे अगर आप, तो आपको अमाउंट कुछ 370 के आसपास आएगा। और अगर आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन को फ्लैट देना है, 3,32,000 आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला है शी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था, वहां से मुझे 5,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा इनकम है क्या ये? हाँ, ये मेरा इनकम है, लेकिन ये मेरा सैलरी इनकम नहीं है, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, ये मेरा अदर सोर्स का इनकम है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे जो भी इनकम आ रहा था या रेंट से आ रहा हो या मुझे सैलरी से आ रहा हो, मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल है। मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्स का हेडिंग डालना है, पर्टिकुलर और रुपीज आएगा। पर्टिकुलर में लिखना है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एंड आउटर कॉलम में 5,000, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला वगैरह स्टेप्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, शेड्यूल फॉर्मेट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन एनएससी। एनएससी इज ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने एनएससी परचेस किया है, दैट इज एनएससी, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो है अगर आप ये परचेस कर रहे हो और वहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी आपको इनकम है, तो आपको अदर सोर्स में लेना है। 5,000 के नीचे 6,000 आपको एड ऑन करना है। जैसे आपने लिखा था इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 5,000, इंटरेस्ट ऑन एनएससी 6,000। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों का डिडक्शन अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का डिडक्शन जो अवेलेबल है दैट इज 80 TTA। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, उसमें 10,000 तक एग्जेम्पशन है। याद आ रहा है कुछ डिडक्शन एवरीवन? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में डिपॉजिट किया है तो 10,000 तक एग्जाम्ड है। तो पहले जब भी आपको एग्जाम्शन देना है, तो अगर वो आपका इनकम है तो पहले उसको टैक्सेबल बता के फिर उसको एग्जाम्शन देना है आपको। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताओ उसको कि इनकम है। उसके बाद आप 80 DTA में उसका डिडक्शन ले लो 5,000। तो हम लोग इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं ले रहे, अगर 10,000 के ऊपर रहेगा तो एक साइड ऐड किया, एक साइड डिडक्शन में माइनस कर दिया, तो वो क्लियर हो गया। सेम इंटरेस्ट ऑन एनएससी का भी है, अदर से उसमें ऐड कर दो 6,000 और आप 80C से 6,000 माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिपॉजिट किया है तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। 5,000 फुल्ली टैक्सेबल, मतलब अदर सोर्स का आपको तीन अमाउंट मिला। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 5,000, इंटरेस्ट ऑन एनएससी 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दैट इज 5,000। तो तीनों का टोटल करोगे 5, 5, 10 एंड 6, 16,000 आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी। सैलरी का कितना बताया मैंने, इनकम फ्रॉम सैलरी का 3,70,000 था, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया तो 3,20,000 वो हो गया मेरा। फिर उसके बाद ये सब आपको मैं जो ओरली बता रही हूँ ये सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, हम लोग ने ये सब इंडिविजुअल सम्स में किया है। इसके लिए मैं आपको मेन सम में ही टाइम दूंगी ज़्यादा, कैसे कैलकुलेट करना है, डिडक्शन कैसे माइनस करना है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बोला है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दैट इज 5,000, 6,000 एंड 5,000, ये तीनों आपको ऐड करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी ऑन हर डिपेंडेंट मदर
एज 65 ईयर्स एंड अ पेड प्रीमियम ऑफ ₹5,000। आपने मॉम के लिए यहाँ पे पॉलिसी लिया हुआ है और उसके ऊपर आप प्रीमियम पे कर रहे हो ₹5,000। मदर का एज है 65, मतलब आपकी मॉम जो है ये कौन सा डिडक्शन में जाएगा? आपने मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है मॉम के लिए, तो ये बैलेंस वगैरह में जाएगा। दैट इज 80D डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? सो अगर ये डिपेंडेंट है तो आपको 5,000 हम लोग यहाँ से माइनस करने दे रहे हैं, क्योंकि मैंने 80D के टाइम पे आपको बताया था कि अगर आपने खुद के लिए निकाला है तो मैक्सिमम 25,000 एग्जाम्पशन है, फैमिली के लिए निकाला है तो मैक्सिमम 25,000 एग्जाम्पशन है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50-50 एग्जाम्पशन है। बट ये सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक एग्जाम्पशन है अवेलेबल, लेकिन आपने प्रीमियम ही तो 5,000 पे किया है। अगर यहाँ पे प्रीमियम आपने 55,000 पे किया होता तो मैं 50,000 माइनस कर लेती, 50,000 5,000 आपके जेब से जाता, बट आपने पे ही 5,000 किया है तो हम लोग 5,000 माइनस करने देंगे। समझ में आया? मतलब यहाँ पे अभी तक हम लोग ने कौन से डिडक्शन देख लिए, नोट डाउन करके रखना है आपको ये सब चीजें। इंटरेस्ट ऑन सेविंग 80 TTA में जाएगा, अगर आपको NSC से इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 80C में जाएगा। फिर थर्ड वाला डिडक्शन आपको किधर भी नहीं देना है, फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मेडिक्लेम का पॉलिसी का डिडक्शन देना पड़ेगा प्रीमियम का 80D। 80D में क्या जाएगा? 5,000। ठीक है, उसके बाद आपने डोनेशन दिया है, मैंने आपको बताया था डोनेशन के टाइम पे 80G के बारे में। डोनेशन अगर आपने कोई नेशनल फंड वगैरह में दिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री का कोई है नेशनल फंड, या फिर कुछ नॉर्मली कोई है, तो आपने वहां पे दिया है तो हम लोग 100% जितना भी अमाउंट रहेगा उतना डिडक्शन आपको माइनस करने देंगे। जैसे कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल फंड है वहां पे अगर आपने 50,000 डोनेशन दिया है तो 50,000 आप पूरा माइनस कर सकते हो, 100% क्वालिफाइड है माइनस करने के लिए। लेकिन आपने कहाँ पे डोनेट किया है? राजीव गांधी मेमोरेबल फंड, यहाँ पे आपने डोनेशन दिया है। तो जब आप राजीव गांधी मेमोरेबल फंड में अगर आप दे रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको 50% ही माइनस करने मिलेगा। मैंने उस दिन आपको 5 नाम याद दिलाए थे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, ऐसे और भी 2 जन थे। तो वो सब नाम जो भी है, अगर आपने वो फंड में वहाँ पे अगर किया है डोनेशन, तो आप यहाँ से सिर्फ 50% ही आप माइनस कर सकते हो। दैट इज 80G का डिडक्शन है ये। लेकिन आपने डोनेशन 10,000 दिया है, लेकिन हम लोग माइनस कितना करेंगे? सिर्फ 5,000 माइनस करेंगे। समझ में आया? सिर्फ ओनली 5,000 आपको यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि आपने राजीव गांधी वाले फंड में, मैंने उस दिन डोनेशन के टाइम में आपको 4 नाम बताए थे, जवाहरलाल नेहरू था, तो सब आपको देखना पड़ेगा, आपने लिख के भी रखा है, राजीव गांधी मेमोरेबल फंड है उसमें आएगा, फाउंडेशन फंड है, वो सब आएगा उसमें। तो उसे 50% मिलता है। ठीक है, तो मुझे 80G भी मिल गया। नेक्स्ट बोला है कि आपने LIC प्रीमियम पे किया है 8,000 रुपीज, 8,000 प्रीमियम पे किया है, और बाकी का आपको बोला है नेक्स्ट। एंड आपने हाउसिंग लोन भी लिया था, उसका आपने प्रीमियम भी पे किया है। आपने यहाँ पे क्या बोला है आपको? आपने हाउसिंग लोन जो लिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे किया है। कैसे पता चला? क्योंकि बोला है मेड पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट हाउस। जब मैंने घर फर्स्ट पहला घर खरीदा था ना, अच्छा मतलब पहले घर का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 22,000, सेकेंड घर का 22 तो आपको ऊपर दिया हुआ ही था, सेकेंड घर का आपको ऊपर 22,000 दिया हुआ ही था, फर्स्ट घर का भी नीचे आपको 22,000 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? एक्विजिशन है ना, तो ठीक है, 43,000 मेरा नॉर्मल टोटल पेमेंट किया है मैंने हाउसिंग लोन के पीछे, और उसमें से आपको बोला है कि 43,000 में से 22,000 का जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रहेगा। तो बाकी का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल पेमेंट मैंने जो किया है दैट इज 43,000 का पेमेंट किया है, और वो 43,000 के जो पेमेंट में से 22,000 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट है। तो बाकी का जो अमाउंट बच रहा है वो मेरा कहाँ जाएगा? मेरा एक इधर जाएगा, 80C में डिडक्शन मिलेगा उसका भी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। आपको डिडक्शन याद होगा तो ही सम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। तो आपको ये डिडक्शन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिडक्शन जो देखा था 80C में क्या क्या आता है, 80D में क्या क्या आता है, वो सब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि LIC प्रीमियम जो है 8,000 आपने पे किया है वो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और आपने हाउसिंग लोन के लिए जो लिया था, घर फर्स्ट पहले घर के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया है 43,000 का, वो आप उसमें से 22,000 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो आपको वो SOP में से 22,000 माइनस करना है। मतलब इन शॉर्ट हाउस प्रॉपर्टी में दोनों में 22 माइनस हो जाएगा। पहले घर का 22 नीचे दिया हुआ है, सेकंड घर का 22 आपको ऊपर दिया हुआ है।
दोनों में से 22 आप माइनस कर सकते हो, और बाकी का जो भी अमाउंट है 43 माइनस 22 जो भी अमाउंट बच रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो ये आप 80C से माइनस कर सकते हो। तो 80C का दो अमाउंट मिला मुझे अभी तक, LIC का अमाउंट मिला और ये वाला अमाउंट मिला प्रीमियम वाला, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, वो दो अमाउंट मिला है। नेक्स्ट आपको बोला है पेड ट्यूशन फीस फॉर एल्डर सन। आपने ट्यूशन फीस पे किया है, मैंने आपको बताया था कि 80C में आपको ट्यूशन फीस भी अगर आपने पे किया होगा तो उसका डिडक्शन मिलता है। तो अगर आपने ट्यूशन फीस पे किया है तो आपको यहाँ से डिडक्शन माइनस कर सकते हो आप 80C में से। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि आपने दो जन का ट्यूशन फीस पे किया है। फर्स्ट इज एंडरसन, दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है वो। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने उसको पढ़ाया और ट्यूशन फीस पे किया है 10,000 रुपीज, आप माइनस कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे जो यंगर सन का जो पढ़ा है दैट इज कनाडा यूनिवर्सिटी, वो आप यहाँ से माइनस नहीं कर सकते। मतलब ट्यूशन फीस के लिए एक कंडीशन है, डिडक्शन अगर आपको 80C के अंदर लेना है ट्यूशन फीस का, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या आपने ट्यूशन फीस विद इन द इंडिया में पे किया है क्या, क्योंकि विद इन द इंडिया में अगर पे किया होगा तो ही आप 80C में उसका डिडक्शन ले सकते हो, अदरवाइज उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, ट्यूशन फीस में मैं 10,000 रुपीज माइनस कर लूंगी, 25,000 आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है लास्ट, दैट इज ऑल्सो हर हैंडीकैप ब्रदर इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हर। मतलब यहाँ पे नॉर्मली 80 DD आएगा, आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ आपको इतना बताया है कि एक रिलेटिव है जो मेरा कजिन भाई है वो मुझ पे डिपेंड है, ऐसा बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी सैलरी से डिपेंड है ना, तो कितना खर्चा किया है मैंने उसके पीछे वो आपको नहीं बताया है। तो जब नहीं बताया तो आपको फ्लैट डिडक्शन देना होता है 75,000 का। दैट इज वो सेकेंड वाला स्लैब। 0 to 40 में तो कुछ भी नहीं है, अगर उसका डिसेबिलिटी का परसेंटेज, हैंडीकैप का परसेंटेज अगर 0 to 40 के बीच में है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सॉरी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर 40 to 80% तक है तो आप 75,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो। अगर 1 लाख ऊपर अगर आपको मतलब उसका डिसेबिलिटी का परसेंटेज हाई हो जाता है, दैट इज 80% से अबव उसका डिसेबिलिटी है, ये तो सर्टिफिकेट रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सर्टिफिकेट रहता है आपको SSC का सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप डिडक्शन दे सकते हो। अगर उसका डिसेबिलिटी 40 से कम है तो आपको कुछ भी डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 40 to 80 के बीच में उसका डिसेबिलिटी है तो 75,000 का फ्लैट डिडक्शन दे दो, और 80 के अबाव है तो 1,25,500 का जाएगा। बट ये सब में आपको कुछ बताया नहीं है कि उसने कितना खर्चा किया है उसके पीछे, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको 75,000 यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन देना है। समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सो आपको होमवर्क क्या है, आपको हाउस प्रॉपर्टी खुद से सॉल्व करना है। मैंने डिस्कस सब कर लिया आपके साथ, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करना है आपको। उसमें आप क्या करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको दोनों घर से 22,000 एज ए इंटरेस्ट माइनस करना है, और नॉर्मल कैलकुलेशन बता दिया था मैंने। इनकम फ्रॉम सैलरी का भी कैलकुलेशन बता दिया कि 3,70,000 इन तीनों का टोटल आ रहा है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है तो 3,20,000 आ जाएगा। अदर्स उसका टोटल बता दिया, अदर्स उसमें सिर्फ तीन ही अमाउंट है 16,000, वो आपको बताया। उसके बाद डिडक्शन जो मतलब उसके बाद में जो डिडक्शन लिख के रखा होगा दैट इज 80 DD है, 80 है। 80C में आपको ये भी देना है, इंटरेस्ट ऑन NSC 6,000 80C में जाएगा। 80C का कितना अमाउंट है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 80C में क्या क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन NSC जो है वो 6,000 वो आपका 80C में जाएगा। उसके बाद मेडिकल पॉलिसी 80D में जाएगा, 80G में जाएगा डोनेशन। LIC प्रीमियम 8,000 ये 80C में जाएगा। दो अमाउंट मिला, 6,000 इंटरेस्ट, LIC प्रीमियम 8,000। उसके बाद मुझे ये प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन भी मिला, दोनों का डिफरेंस 43 माइनस 22, क्योंकि 22 इसके अंदर इंक्लूड है तो 22 हम लोग ऊपर लेते हैं हाउसिंग हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी का जो भी है वो 80C में ले लेंगे। तो तीन अमाउंट मिला। फोर्थ इज ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में आपको सिर्फ 10,000 माइनस करने मिलेगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट अमाउंट है कनाडा वाला वो आपको माइनस करने नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्यूशन फीस विद इन द इंडिया का रहेगा तो आप किधर कितना भी अमाउंट हो आप माइनस कर सकते हो विद इन द इंडिया। आउटसाइड इंडिया रहेगा तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको बोला है कि हैंडीकैप ब्रदर डिपेंडेंट है, तो ये सब सिचुएशन में क्या होगा, आपको फ्लैट डिडक्शन देना है दैट इज 75,000। अगर आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज नहीं बताया तो 75,000 आप डायरेक्टली दे सकते हो।
ये तो आपको देखना पड़ेगा, बताया रहेगा, तो आप उसके हिसाब से देख सकते। क्लियर हुआ ये? तो ये आप लोग को सॉल्व करके आना है, इसका सोल्यूशन हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।